guys, I welcome you all to Learn with Diamond Door. So this is the next case study which is again related to chapter 10 class 12th business studies. Right? तो इसमें क्या लिखा है? मिस्टर संजय नेहरा वाओ was the chairman of Taran Bank. ठीक है ना. The bank was earning good profit and the shareholders were happy as the bank was paying regular dividend. The market price of their share was also steadily rising. The bank was about to announce taking over of Veena Bank. Mr. Sanjay Nehra knew that the share price of the Taran Bank would rise on this announcement. Being a part of the bank, he was not allowed to buy shares of the bank. He called one of his rich friends, Sudhir, and asked him to invest rupees 5 crore in shares of his bank, promising him the capital gains. तो इस इतने दूर मतलब ये जो एक पैराग्राफ था 4-5 लाइन का, इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा कुछ समझाने वाला एज सच. बस ये है कि मिस्टर सुधीर जो चेयरमैन है तरन बैंक का, बहुत अच्छा बैंकिंग काम कर रहा है, उसका शेयर प्राइस बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि वो खुद एक पार्ट है बैंक का, तो इसलिए वो खुद इन्वेस्ट नहीं कर सकता. लेकिन उसने अपने एक फ्रेंड को अप्रोच किया कि तुम इन्वेस्ट करो एंड आई विल प्रॉमिस यू कि तुम्हें इससे बहुत तगड़ा प्रॉफिट होगा. राइट. नेक्स्ट इज द एज एक्सपेक्टिंग दिस शेयर प्राइस वेंट अप मतलब 40%. मतलब हम लोग ऐसा सोच रहे थे मतलब कंपनी वाले कि 40% से शेयर प्राइस बढ़ जाएगा. एंड द मार्केट प्राइस ऑफ सुधीर प्राइस वॉज नाउ रुपीज 7 करोड़. ही अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 2 करोड़. ही गेव 1 करोड़ टू मिस्टर Sanjay Nehra and kept 1 crore right with himself. Then regular inspection and by conducting inquiries of the broker involved, the Security and the Exchange Board of India was able to detect his irregularity. देखो इतना प्रॉफिट हो रहा है तो जरूर कोई घपला होगा. राइट. तो सेबी आई, पता चला जी हाँ यहाँ पे इरेगुलरनेस चीज़ें चल रही हैं. तो सेबी इम्पोज्ड हैवी पेनल्टी ऑन मिस्टर संजय नेहरा और उससे उन्होंने काफ़ी अच्छा पेनल्टी चार्ज किया. बाय कोटिंग द लाइन फ्रॉम द अबव आइडेंटिफाई स्टेट एनी टू फंक्शन. तो आपको क्या बताना है? सेबी के फंक्शंस बताने हैं जो सेबी ने इस केस स्टडी के अंदर परफॉर्म करे. राइट. इसने क्या बोला? परफॉर्म बाय द सेबी. ये नहीं कि हाँ हमने बहुत सारे 3 फंक्शन नहीं पढ़े हुए हैं, आई गेस 3 से नहीं काफ़ी फंक्शन पढ़े हुए हैं तो आपको जो मर्जी याद है तो वो लिख दो. नहीं, वो नहीं लिखने. जो इसमें उसने कर रखे, जो फंक्शन सेबी ने इसके अंदर परफॉर्म कर रखे केस स्टडी के अंदर, आपको वही मैंशन करना है. तो सबसे पहले तो रेगुलेटरी फंक्शन, क्योंकि कॉलिंग फॉर द इन्फॉर्मेशन बाय अंडरटेकिंग. इंस्पेक्शन कब होगा? जब वो रेगुलेटरी मतलब जब उस पर सर्वेलेंस, जब सेबी किसी कंपनी पे सर्वेलेंस कर रही है, उस पर निगरानी रख रही है, तो क्या रेगुलेट मतलब उसको रेगुलराइज करने की कोशिश कर रही है. राइट. कंडक्टिंग इंक्वायरीज, ऑडिट्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज एंड इंटरमीडिएट. अब देखो इसके अंदर ना एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखी, बट आपको अपने एग्जाम में एक्सप्लेनेशन लिखनी है और इन्होंने यहाँ पे लाइन कोट करके बता रखा. और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है. ठीक है. किसी भी आंसर का अगर आप कोई फंक्शन या कुछ भी ढूंढ के केस स्टडी में से बताते हो ना, तो आपको लाइन कोट करना मस्ट है. ठीक है. एक्सप्लेनेशन तो देनी है, वो हमेशा हर बच्चे को याद रहता है, लेकिन लाइन कोट करना वो भूल जाता है तो उसके एक नंबर होते हैं और वो कट जाते हैं. राइट. तो ये लाइन दे रखी है हमारे केस स्टडी के अंदर, वहीं से इन्होंने निकाला है. ठीक है. नेक्स्ट इज द प्रोटेक्टिव फंक्शन, कंट्रोलिंग इनसाइडर ट्रेडिंग एंड इम्पोजिंग पेनल्टी फॉर सच प्रैक्टिस. ठीक है ना. यहाँ पे आप बोलोगे इनसाइडर ट्रेडिंग कहाँ हुआ? जो हमारा संजय नेहरा है उसने अपने फ्रेंड को रिकमेंड किया. ठीक है. और उसका फ्रेंड मतलब रिकमेंड किया तो मनाने के लिए कुछ ना कुछ तो उसने ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी होगी ना जो अंदर की है, जो बाहर नहीं निकालनी. ठीक है. बाहर नहीं देनी. लेकिन मिस्टर जो संजय नेहरा है उन्होंने ऐसा किया, तो इसलिए प्रोडक्ट फंक्शन. क्योंकि इनसाइडर ट्रेडिंग का क्या मतलब होता है कि जब कोई कंपनी का ही एम्प्लॉय कोई कंपनी की प्रूडेंशियल इन्फॉर्मेशन या फिर ऐसी इन्फॉर्मेशन जिससे इकोनॉमिकली कंपनी इफेक्ट होती है, अगर वो किसी अपने दोस्त, फैमिली, रिलेटिव्स को बता देता है तो ये इलीगल थिंग है हमारे इंडिया के अंदर. राइट. तो उसने ऐसा किया तो प्रोटेक्ट. और इससे क्या होगा कि हमारे दूसरे कस्टमर, दूसरे इन्वेस्टर हो तो इम्पैक्ट पड़ेंगे ना, बिकॉज किसी को कम इन्फॉर्मेशन है, किसी को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है. ठीक है ना. अब देखो अगर न्यूज़पेपर से कोई इंसान पढ़ के खुद समझता है तो वो बात अलग, लेकिन अगर आपको कंपनी का कोई एम्प्लॉय कुछ प्रूडेंशियल इन्फॉर्मेशन बताता है तो दैट थिंग इज़ डिफरेंट. ठीक है. तो उस केस में प्रोटेक्शन का केस आता है हमारी इन्वेस्टर्स के लिए, जो बाकी इन्वेस्टर है जिनके पास ज़रूरी नहीं है ना हर इन्वेस्टर के पास एक एम्प्लॉय उनका दोस्त होगा जो उस कंपनी में काम करता होगा. ठीक है. ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं होता. राइट. तो इसमें प्रोडक्टिव फंक्शन भी आ रहा है. मुझे पता है आपको इसमें बहुत दिक्कत आ रही होगी, आप सोच रहे हो कहाँ लिखा है, तो आपको दिमाग लगाना है खुद से. ठीक है. यहाँ पे लिखा हो ना, ही कॉल्ड वन ऑफ द फ्रेंड एंड आस्क्ड हिम टू इन्वेस्ट. तो और ही प्रॉमिस्ड भी कि हम तुमको इतना पैसा देंगे. ठीक है. कैसे? ठीक है ना. तो इस सब चीज़ों के लिए. राइट. The next case study is that Unicorn Security Private Ltd was established to deal in security. It was registered as a stockbroker with the National Stock Exchange and Bombay Stock Exchange to trade in security listed to these exchanges. It is also a depository participant with CDSL and NSDL. Right. In the first 3 years,
it developed its business successfully. After that, the composition of the board of directors changed. Some customer complained to the customer care center of the company that the share purchased by them, for which the payment has been duly made, was not transferred to their demat account. Unicorn Security Private Ltd, right? The executive of the customer care center promised the aggrieved customers that their shares will be transferred to their respective demat account very soon, but the company delayed the matter and did not transfer the shares of a customer to their demat account. The eroded investors confidence and multiplied their grievances. ठीक है, तो ये एक पूरी केस स्टडी जिसके अंदर क्या था कि कोई एक कंपनी है जिसका नाम है यूनिकॉर्न सिक्योरिटी प्राइवेट एलटीडी, ठीक है ना, मतलब जो रजिस्टर्ड एज अ स्टॉक ब्रोकर है, फिर NSE के साथ भी और BSE के साथ भी, और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है दोनों के साथ, मतलब CDSL और ये हमारा क्या है NSDL, मतलब इन दोनों के साथ वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ लिंक है। तो हुआ क्या है बेसिकली कि यहाँ पे हम लोगों, मतलब वहाँ पे उन्होंने क्या कर रखा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, जो भी हमारे जो बोर्ड थे ना, मतलब बोर्ड का कॉम्पोजिशन होता है वो थोड़ा चेंज हो गया है, ठीक है ना, राइट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मतलब कुछ लोगों को चेंज कर दिया गया है, और इस मतलब ये सिर्फ केस स्टडी के अंदर बता रखा है। एंड देन द नेक्स्ट थिंग के बारे में बता रखा है कि जो हमारे कस्टमर्स हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट करा है क्योंकि उनके शेयर जो है उनके डीमेट अकाउंट में नहीं पहुँचे हैं, ठीक है ना, और हमारे जो कस्टमर केयर के एग्जीक्यूटिव हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं, बट they also not fulfill their duty in a good form, right? तो अभी क्या है, स्टेप्स ऑफ द ट्रेडिंग प्रोसीजर इन द स्टॉक मार्केट विच हैज़ नॉट बीन फॉलोड बाय द यूनिकॉर्न। इसके अंदर बोला स्टेप्स, कौन सा ऐसा स्टेप है जो कि यहाँ पे फुलफिल नहीं किया गया है, ठीक है, ब्रोकर के द्वारा। तो पहला तो डिलीवरी ऑफ द शेयर्स इन द डीमेट फॉर्म टू द इन्वेस्टर डीमेट अकाउंट, ठीक है ना। यहाँ पे उन्होंने बोला है ना कि कौन सा स्टेप है जो हम वॉयलेट हुआ है या फिर नहीं किया गया है, वो यही है कि जो शेयर्स थे हमने इन्वेस्टर के डीमेट अकाउंट में नहीं डाला, राइट। और इन्होंने क्या बोला, नेक्स्ट, नेम द अपेक्स स्टैट्यूटरी बॉडी of the capital stock to whom the customer can complain to redress their grievances, ठीक है ना। अभी इन्होंने बोला है कि ऐसी कौन सा अपेक्स रेगुलेटरी बॉडी है जिसके अंदर जो कस्टमर है वो कंप्लेन कर सकते हैं रिलेटेड टू द स्टॉक एक्सचेंज। तो आंसर इज़ वेरी सिंपल, इज दैट सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आई नो कि आपको पहले वाले में ही प्रॉब्लम आई होगी, तो आपको समझना है कि कौन, इन्होंने सिर्फ एक के बारे में मैंशन कर रखा है, मतलब मैंशन तो दो चीज़ों के बारे में कर रखा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चेंज हुए हैं और दूसरी प्रॉब्लम है कि कस्टमर के शेयर्स उनके अकाउंट में नहीं आ रहे, लेकिन आपको देखना स्टेप कौन सा वायलेट हो रहा है, तो स्टेप कौन सा फुलफिल नहीं हो रहा। तो हमने 6 स्टेप पढ़े, उसके अंदर कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से रिलेटेड कोई पॉइंट नहीं है, बचा है दूसरा पॉइंट की जो शेयर्स है वो डीमेट अकाउंट में नहीं आ रहे। तो बस यही हमारा जो स्टेप है वो वायलेट हो रहा है या फिर नहीं फुलफिल हो रहा है, ठीक है ना। तो इसी तरह से आपको समझना है, क्योंकि आप एग्जाम टाइम में भी ऐसे ही होगा, आपने पढ़ा सब कुछ होगा, बट आपको क्या करना है, विजुअलाइज करना है, आपको अपने अप्रोच को बड़ा करना है, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ वीडियो, जिसके अंदर हमने 2 केस स्टडीज़ करी हैं, राइट। अभी हम लोग कुछ 1-2 केस स्टडी और करेंगे, मतलब रिलेटेड टू दिस टॉपिक ओनली, ताकि थोड़ा बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे अगेन विच इज़ रिलेटेड टू द चैप्टर 10, और हम आगे भी ऐसे चैप्टर करते रहेंगे, फिर केस स्टडी, ठीक है गाइस। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन डू कॉमेंट बिलो एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।